नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों के हिंदी सारांश। सबसे पहले आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमें याद दिलाता है हमारे देश के उन वीरों की कुर्बानियों की, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और प्रेरित करता है कि हम भी अपने सपनों और देश के लिए कुछ बड़ा करें। इसी भावना के साथ आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान की जीवन यात्रा नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और सफलता का जिंदा सबूत है। विंग्स ऑफ फायर। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक साधारण से लड़के के असाधारण बनने की। मछुआरों के छोटे से गांव से लेकर भारत के मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर। ये किताब हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सपनों में विश्वास के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर डूबते हैं इस प्रेरणा के सागर में और जानते हैं विंग्स ऑफ फायर की उड़ान के पीछे का राज। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, एक आत्मक था। ये आत्मक था भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें उनके बचपन के संघर्षों से लेकर भारत को एक मिसाइल शक्ति बनाने तक की कहानी शामिल है। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का सुंदर संगम है। पहला खंड, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, 1931 से 1963। ये खंड डॉक्टर कलाम के शुरुआती जीवन, उनके परिवार, शिक्षकों और उन अनुभवों पर केंद्रित है जिन्होंने उनकी नींव रखी। 1. रामेश्वरम में बचपन की यादें। कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन औपचारिक रूप से शिक्षित या अमीर नहीं थे, लेकिन उनमें अद्भुत ज्ञान और उदारता थी। उनकी मां आशिम्मा इतनी दयालु थी कि अक्सर अपने परिवार से ज्यादा बाहरी लोगों को खाना खिलाती थी। उनका बचपन भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से बहुत सुरक्षित था। 2. धार्मिक सद्भाव और मानवीय मूल्य। रामेश्वरम में मुस्लिम और हिंदू परिवार सद्भाव से रहते थे। कलाम के पिता अक्सर उन्हें मस्जिद ले जाते थे और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता के घनिष्ठ मित्र थे, जो आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। कलाम के पिता ने उन्हें सिखाया कि प्रार्थना लोगों के बीच आत्मा का मिलन संभव बनाती है, जो धन, आयु, जाति या पंथ के भेद से परे है। 3. शुरुआती संघर्ष और आत्मनिर्भरता की सीख। कलाम के पिता की लकड़ी की नाव एक चक्रवात में नष्ट हो गई थी, लेकिन यहीं उन्होंने अपने बहनोई और मेंटर अहमद जलालुद्दीन के साथ काम करना सीखा। जलालुद्दीन ने उन्हें बाहरी दुनिया और वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताया, जिससे कलाम की सोच को विस्तार मिला। उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ अखबार बेचकर उन्होंने अपनी पहली मजदूरी कमाई, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता का पहला स्वाद मिला। 4. शिक्षण का प्रभाव और सामाजिक बाधाएं। रामेश्वरम में एक नए शिक्षक ने धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण कलाम को पीछे बिठा दिया, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। लेकिन उनके पिता लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को सामाजिक असमानता का जहर फैलाने के लिए फटकारा, जिससे शिक्षक ने अपनी गलती सुधारी। उनके विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर एक रूढ़िवादी ब्राह्मण होने के बावजूद सामाजिक बाधाओं को तोड़ने वाले व्यक्ति थे। अय्यर ने कलाम को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया, जहां उनकी पत्नी ने शुरू में मुस्लिम लड़के को अपनी रसोई में परोसने से मना कर दिया, लेकिन अय्यर ने खुद परोसा। अगली बार अय्यर की पत्नी ने खुद कलाम को भोजन परोसा, जिससे कलाम को ये सीख मिली कि व्यवस्था बदलने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 5. आगे की पढ़ाई और सपनों की दिशा। मैट्रिक के बाद कलाम रामनाथपुरम के श्वाटर्स हाई स्कूल गए, जहां उनके शिक्षक इयादुरई सोलोमन ने उन्हें इच्छा, विश्वास और अपेक्षा के महत्व को सिखाया, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का विश्वास मिला।
सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और भौतिकी में रुचि विकसित की। 6. इंजीनियरिंग की ओर मुड़ना। बीएससी के बाद कलाम को एहसास हुआ कि उनका वास्तविक रुझान इंजीनियरिंग में था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, में प्रवेश के लिए उनकी बहन जोहरा ने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रख दी। कलाम इस त्याग से बहुत प्रभावित हुए और अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की कसम खाई। मिट में उन्हें हवाई जहाजों से गहरा लगाव हुआ और उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग को चुना। उनके प्रोफेसरों, विशेषकर प्रोफेसर स्पोंडर, ने उन्हें अपने भविष्य के लिए सही विकल्प चुनने और कड़ी मेहनत के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। 7. हवाई जहाज का सपना और निराशा। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में प्रशिक्षण के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के डीटीडीपी एयर में नौकरी के अवसर मिले। वायुसेना में चयन न होने पर उन्हें गहरी निराशा हुई। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मिलकर उन्हें नई प्रेरणा मिली, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे वायुसेना पायलट बनने के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी नियति में कुछ और बड़ा लिखा था। 8. होवरक्राफ्ट और इनकोस्पार डीटीडीपी एयर में शामिल होने के बाद कलाम ने बैंगलोर में स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप नंदी के विकास का नेतृत्व किया। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने इसमें व्यक्तिगत रुचि दिखाई और नंदी में उड़ान भरी, जिससे कलाम का मनोबल बढ़ा। हालांकि बाद में राजनीतिक कारणों से ये परियोजना बंद कर दी गई, जिससे कलाम को फिर से निराशा हुई। इसी दौरान उन्हें इनकोस्पार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जहां वे प्रोफेसर विक्रम साराभाई से मिले। साराभाई की गर्मजोशी और दूरदर्शिता ने कलाम को बहुत प्रभावित किया और उन्हें तुरंत ही टीम में शामिल कर लिया गया। 9. भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण और साराभाई की दूरदृष्टि। कलाम ने नासा में प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने टीपू सुल्तान को युद्ध रॉकेटरी के नायक के रूप में देखकर गर्व महसूस किया। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइके अपचे थुम्बा के एक चर्च से सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे साराभाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बदल दिया गया था। इस सफलता के बाद साराभाई ने भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी का अपना सपना साझा किया, जिससे एक नया युग शुरू हुआ। दूसरा खंड, सृजन, क्रिएशन, 1963 से 1980। ये खंड डॉक्टर कलाम के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में उनके महत्वपूर्ण योगदान, नेतृत्व शैली और व्यक्तिगत चुनौतियों को दर्शाता है। 1. प्रोफेसर साराभाई का अनोखा नेतृत्व। प्रोफेसर साराभाई की नेतृत्व शैली अद्भुत थी। वे निर्देश नहीं देते थे, बल्कि विचारों के मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से टीम को आगे बढ़ाते थे। उनका मानना था कि टीम के सदस्यों द्वारा निर्णयों को स्वीकार किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि निर्णय लेना। उन्होंने स्वदेशी रॉकेट, एसएलवी और उपग्रहों के एक साथ विकास का फैसला किया। 2. टीम वर्क और समर्पित सहकर्मी। कलाम को पेलोड वैज्ञानिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने जापानी वैज्ञानिक प्रो ओडा का उदाहरण दिया, जिनकी उनके काम के प्रति समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव अनुकरणीय था। उनके सहकर्मी सुधाकर ने एक प्रयोग के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कलाम को बचाया, जिससे कलाम का अपनी टीम पर विश्वास और गहरा हो गया। 3. कंपोजिट सामग्री में क्रांति। नोज कोन पर काम करते हुए कलाम को कंपोजिट सामग्री में गहरी रुचि हो गई, जिसकी जड़ें भारत के प्राचीन धनुष निर्माण में थी। फरवरी 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की पहली फिलामेंट वाइंडिंग मशीन का उद्घाटन किया, जिससे उच्च शक्ति वाले कंपोजिट के निर्माण में सफलता मिली। 4. रोहिणी और मेनका का जन्म। थुम्बा में रोहिणी और मेनका नामक 2 स्वदेशी भारतीय रॉकेटों का जन्म हुआ, जिससे भारत को विदेशी रॉकेटों पर निर्भरता से मुक्ति मिली। 5.
साराभाई का निधन और नई दिशा। दिसंबर 1971 में प्रोफेसर साराभाई के आकस्मिक निधन से कलाम को गहरा सदमा लगा। कलाम उन्हें भारतीय विज्ञान के महात्मा गांधी मानते थे। साराभाई के बाद प्रोफेसर सतीश धवन ने इसरो की बागडोर संभाली और थुम्बा कॉम्प्लेक्स का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC रखा गया, जिसके पहले निदेशक डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश बने। 6. राटो परियोजना की सफलता और आत्मनिर्भरता। 8 अक्टूबर 1972 को राटो रॉकेट सिस्टेड टेक्फ प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिससे भारत को सैन्य विमानों के लिए स्वदेशी बूस्टर बनाने में सफलता मिली और करोड़ों की विदेशी मुद्रा बची। 7. SLV-3 परियोजना का नेतृत्व। डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने कलाम को SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना प्रबंधक के रूप में चुना। कलाम ने अपनी शंकाएं व्यक्त की, लेकिन डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने उन्हें दूसरों की क्षमताओं के बजाय अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की सलाह दी और उन्हें धैर्य और सहिष्णुता का महत्व समझाया। 8. प्रबंधन और संचार का जादू। कलाम ने SLV-3 के लिए एक मैट्रिक्स प्रबंधन प्रणाली विकसित की, जो 300 से अधिक उद्योगों के साथ उत्पादक इंटरफेस सुनिश्चित करती थी। उन्होंने संचार को अपना मंत्र बनाया, टीम के सदस्यों को स्पष्ट लक्ष्य बताए और उनकी रचनात्मक विचारों को सराहा। उन्होंने प्रशासन में लाल फीताशाही के खिलाफ डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश से बात की, जिससे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन संभव हुआ। 9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नेतृत्व। कलाम ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ज्ञान और कौशल के निर्माण के साथ साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी के जुनून को विकसित करने पर जोर दिया। प्रोफेसर धवन ने अपनी समीक्षा बैठकों में टीम को पूरी तरह शामिल किया और कलाम ने उन्हें एक सच्चा कप्तान बताया, जो दृढ़ लेकिन निष्पक्ष हाथ से नेतृत्व करते थे। 10. त्रासदी और लचीलापन। SLV-3 परियोजना के दौरान कलाम को अपने बहनोई जलालुद्दीन और अपने पिता के निधन का सामना करना पड़ा। इन व्यक्तिगत दुखों के बावजूद उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया और प्रवाह फ्लो की स्थिति का अनुभव किया, जहां काम में पूर्ण भागीदारी से समय और स्वयं की भावना गायब हो जाती है। 11. SLV-3 की पहली विफलता। अगस्त 1979 उदास स्माइली। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 का पहला प्रायोगिक उड़ान परीक्षण हुआ, लेकिन दूसरे चरण में नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण वाहन समुद्र में गिर गया। कलाम को गहरा दुख हुआ, लेकिन डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने उन्हें दिलासा दिया और उन्हें बताया कि पूरी टीम उनके साथ है। कलाम ने मिशन निदेशक के रूप में असफलता की पूरी जिम्मेदारी ली। प्रोफेसर धवन ने कलाम के इस कदम की सराहना की और कहा, मैं कलाम को कक्षा में स्थापित करूंगा। 12. सफलता की नींव के रूप में विफलता। कलाम ने महसूस किया कि विफलताएं सीखने के बीज होती हैं और उन्होंने केपलर और वॉन ब्रॉन जैसे वैज्ञानिकों की असफलताओं से प्रेरणा ली। डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने उन्हें सिखाया कि बड़े वैज्ञानिक परियोजनाएं पहाड़ों की तरह होती हैं, जिन्हें न्यूनतम प्रयास और बिना जल्दबाजी के चढ़ना चाहिए। 13. SLV-3 की ऐतिहासिक सफलता। जुलाई 1980 उदास स्माइली। 18 जुलाई 1980 को भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने उसे उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता वाले देशों के छोटे समूह में शामिल कर दिया। कलाम को मिलीजुली भावनाएं थी। खुशी तो थी, लेकिन दुख इस बात का कि उनके मेंटर और परिवार के सदस्य इस खुशी को साझा करने के लिए मौजूद नहीं थे। 14. मान्यता और नई चुनौतियां। SLV-3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम और उनकी टीम को सम्मानित किया। कलाम को ASLV और PSLV जैसी भविष्य की परियोजनाओं का निदेशक नियुक्त किया गया। हालांकि उन्हें कुछ वरिष्ठ सहकर्मियों से ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। जनवरी 1981 में परमाणु वैज्ञानिक प्रो राजा रामन्ना ने उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL
में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम GMDP का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे कलाम ने एक सम्मान और रॉकेटरी के अपने ज्ञान को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा। तीसरा खंड, प्रायश्चित, प्रोपिशिएशन, 1981 से 1991। ये खंड डॉक्टर कलाम के DRDO में संक्रमण, भारत के मिसाइल कार्यक्रम को आकार देने और अग्नि जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। 1. DRDL में नई शुरुआत। इसरो और DRDO के बीच कुछ महीनों की चर्चा के बाद फरवरी 1982 में कलाम को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर VS अरुणाचलम, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। DRDL में कलाम ने पाया कि वैज्ञानिक अभी भी पिछली डेविल मिसाइल परियोजना के बंद होने से निराश थे। 2. पुनरुत्थान और भागीदारी। कलाम ने इस निराशा को दूर करने के लिए DRDL में खुलेपन और भागीदारी को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc और IIT जैसे शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों को DRDO के काम में शामिल किया, जिससे वैज्ञानिक प्रतिभा का एक नया प्रवाह आया। उन्होंने मिसाइल प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया ताकि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक रूप से चर्चा कर सकें। 3. एकीकृत गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का जन्म। कलाम ने एक समिति की अध्यक्षता की जिसने स्वदेशी मिसाइलों के उत्पादन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया। उनकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर रक्षा मंत्री R. वेंकटरमण ने एक एकीकृत गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया। अगली सुबह कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया और 388 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व राशि स्वीकृत की। 4. अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग का नामकरण। 27 जुलाई 1983 को डॉक्टर अरुणाचलम ने औपचारिक रूप से IGMDP का शुभारंभ किया। विभिन्न मिसाइलों को भारतीय नामों से बपतिस्मा दिया गया। सतह प्रणाली पृथ्वी, टैक्टिकल कोर व्हीकल त्रिशूल, सतह सहवा रक्षा प्रणाली आकाश, एंटी टैंक मिसाइल नाग और कलाम के रेक्स री एंट्री एक्सपेरिमेंट के सपने को अग्नि नाम दिया गया। 5. सही नेताओं का चयन। कलाम ने IGMDP के लिए 5 परियोजना निदेशकों का सावधानीपूर्वक चयन किया। उन्होंने ऐसे नेताओं की तलाश की जो लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकें, टीम की ऊर्जा को एक साथ ला सकें और समस्याओं का सामना करने में सक्षम हों। उन्होंने कर्नल VJ सुंदरम को पृथ्वी के लिए, कमोडोर SR मोहन को त्रिशूल के लिए और RN अग्रवाल को अग्नि के लिए चुना। 6. रिसर्च सेंटर इमारत RCI का निर्माण IGMDP की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कलाम ने हैदराबाद के इमारत कंचा क्षेत्र में एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र RCI स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे कलाम ने अपनी क्रिस्टल कैथेड्रल के रूप में देखा। 7. इंदिरा गांधी का दौरा और उत्कृष्टता पर जोर। 19 जुलाई 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने DRDL का दौरा किया। उन्होंने टीम के मनोबल को बढ़ाया और तेज गति से काम करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने पर जोर दिया। 8. प्रबंधन में नवाचार IGMDP में कलाम ने प्रोएक्टिव फॉलोअप जैसी प्रभावी प्रबंधन तकनीकों का विकास किया, जिसमें त्वरित संचार और व्यक्तिगत दौरे शामिल थे। उन्होंने बताया कि कैसे TN शेषन जैसे अधिकारियों ने भी परियोजनाओं की सफलता में योगदान दिया। 9. शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका। मिसाइल कार्यक्रम में देश भर के 12 शैक्षणिक संस्थानों और 30 से अधिक प्रयोगशालाओं की भागीदारी थी। जादवपुर विश्वविद्यालय, IISc, IIT मद्रास और उस्मानिया विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान दिए, जैसे मार्गदर्शन एल्गोरिदम, वायु रक्षा सॉफ्टवेयर और री एंट्री वाहन डिजाइन। 10. अग्नि की प्रौद्योगिकीय सफलताएं। अग्नि के लिए री एंट्री तकनीक का विकास
एक बड़ी चुनौती थी, खासकर कार्बन कार्बन नोज टिप और हाइपरसोनिक गति पर वाहन को नियंत्रित करने के लिए। आईआईएससी के प्रोफेसर एस एम देशपांडे ने हाइपरसोनिक रेजीम के लिए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर विकसित किया, जो दुनिया में अपनी तरह का एक था। भारत को उन्नत तकनीकी उपकरणों को खरीदने से रोका गया था, लेकिन नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से दबाया नहीं जा सकता था। 11. पृथ्वी का ऐतिहासिक प्रक्षेपण। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। यह भारत में रॉकेटरी के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। पृथ्वी भविष्य की सभी गाइडेड मिसाइलों के लिए मूल मॉड्यूल थी और 1000 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड 150 किलोमीटर की दूरी तक 50 मीटर की सटीकता के साथ पहुंचा सकती थी। इस सफलता ने पश्चिमी देशों को स्तब्ध कर दिया और भारत पर 7 राष्ट्रों का प्रौद्योगिकी प्रतिबंध लगा दिया गया। 12. अग्नि का संघर्षपूर्ण प्रक्षेपण। अग्नि का प्रक्षेपण कई बार स्थगित हुआ, जिससे मीडिया में मजाक उड़ाया गया और बाहरी दबाव बढ़ा। तकनीकी समस्याओं और मौसम की चुनौतियों के बावजूद कलाम ने अपनी टीम को प्रेरित किया और 22 मई 1989 को अग्नि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। ये उनके जीवन के सबसे महान क्षणों में से एक था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति वेंकटरमन ने इसे राष्ट्रीय उपलब्धि बताया। 13. आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा। कलाम ने स्पष्ट किया कि अग्नि को कभी भी केवल परमाणु हथियार प्रणाली के रूप में नहीं माना गया था, बल्कि इसने भारत को उच्च सटीकता पर लंबी दूरी तक गैर परमाणु हथियार पहुंचाने की क्षमता दी। अग्नि ने भारत को युद्धों को रोकने का विकल्प दिया। कलाम ने जोर दिया कि तकनीकी पिछड़ापन अधीनता की ओर ले जाता है और राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की गारंटी देना हमारा कर्तव्य है। चौथा खंड, चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन। 1991। ये खंड डॉक्टर कलाम के जीवन के अंतिम चरण, उनके विचारों, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और भारत के भविष्य के लिए उनकी दृष्टि को प्रस्तुत करता है। 1. सम्मान और आत्मचिंतन। गणतंत्र दिवस 1990 पर कलाम को डॉक्टर अरुणाचलम के साथ पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने देशवासियों से मिले प्यार और सम्मान ने बहुत संतोष दिया। उन्होंने अपने दिवंगत गुरुओं और परिवार के सदस्यों को याद किया, जो उनकी सफलता को देखने के लिए मौजूद नहीं थे। 2. नाग और आकाश की सफलता। नाग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जिसने स्वदेशी कंपोजिट एयरफ्रेम और फायर एंड फॉरगेट क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे भारत को तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली में विश्व स्तरीय क्षमता मिली। स्वतंत्रता दिवस 1991 पर आकाश का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 3. शिक्षा और प्रेरणा। कलाम ने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और सेंट जोसेफ कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जाधवपुर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करते समय उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ अपनी समानता पर विनम्रता व्यक्त की, ये कहते हुए कि ये मिशनों में उनकी दृढ़ता थी जो उन्हें जोड़ती थी। उन्होंने युवाओं को ठोस उपलब्धियों पर अधिक समर्पित रहने की सलाह दी। 4. गल्फ युद्ध से सीख। 1991 के गल्फ युद्ध ने कलाम को सिखाया कि तकनीकी श्रेष्ठता आधुनिक विश्व व्यवस्था की कुंजी है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को केवल मशीनों के रूप में प्रौद्योगिकी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे नवाचार और आत्मनिर्भरता के एक चक्र के रूप में समझना चाहिए। 5. भविष्य की मिसाइलें और दृष्टिकोण। युद्ध के बाद वैज्ञानिकों ने भारत की सैन्य क्षमता में असमिति को दूर करने के लिए पृथ्वी की सटीकता में सुधार, त्रिशूल के लिए मार्गदर्शन प्रणाली को बेहतर बनाने और अग्नि के लिए कार्बन कार्बन रीएंट्री सतहों को साकार करने का संकल्प लिया। कलाम को विश्वास था कि भारत 21वीं सदी में अपनी मिसाइल शक्ति के रूप में उभरेगा और अपने स्वयं के उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में स्थापित करेगा। 6. आत्मकथा का उद्देश्य। 60 वर्ष की आयु में
कलाम ने अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला किया। उनका उद्देश्य भारतीय युवाओं को दृष्टि की कमी और दिशा की कमी जैसी समस्याओं से उबरने में मदद करना था। उन्होंने कहा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है और दुख सफलता का सार है। वे चाहते थे कि हर बच्चा ये समझे कि ईश्वर उनके साथ है, और जब वो उनके साथ है तो उनके खिलाफ कौन हो सकता है। 7. नेतृत्व और आंतरिक शक्ति। कलाम ने भारतीय लोगों को मनोवैज्ञानिक जड़ता और नकारात्मक व्यवहार से उबरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने IGMDP की सबसे बड़ी सफलता को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कुछ शानदार टीमों का निर्माण बताया। उन्होंने नवाचार और जोखिम लेने के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाने पर जोर दिया। 8. प्रौद्योगिकी प्रबंधन का दर्शन। कलाम ने प्रौद्योगिकी प्रबंधन वृक्ष की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसकी जड़ें आत्म साक्षात्कार, नवीनीकरण, पारस्परिक निर्भरता और प्राकृतिक प्रवाह में निहित है। ये वृक्ष अंतः संस्थानों के तकनीकी सशक्तिकरण, लोगों में तकनीकी कौशल के सृजन और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का फल देता है। उनका मानना था कि IGMDP सिर्फ मिसाइल विकास नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सफलता की तीव्र इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। 9. व्यक्तिगत विरासत और स्थायी संदेश। कलाम ने बाहरी पुरस्कारों के पीछे भागने की संस्कृति की आलोचना की और आंतरिक संसाधनों पर भरोसा करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन में मिले हर समर्थन, जैसे जोहरा की चूड़ियां, अयर का निमंत्रण, साराभाई का विश्वास, को मजबूत आंतरिक शक्ति और पहल का उदाहरण बताया। उन्होंने खुद को एक दार्शनिक नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी का आदमी बताया, लेकिन उम्मीद की कि उनकी कहानी युवाओं को प्रेरणा दे सकती है। 10. निष्कर्ष। कलाम ने अंतरिक्ष, रक्षा अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों के साथ अपने गहरे जुड़ाव पर जोर दिया। उनका मानना था कि इन संस्थानों की संयुक्त तकनीकी शक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। उन्होंने आत्मनिर्भरता मिशन और प्रौद्योगिकी विजन 2020 फीट की उम्मीद जताई, जिससे भारत मजबूत और समृद्ध बनेगा और विकसित राष्ट्रों में अपना सही स्थान प्राप्त करेगा। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शक है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपका इरादा मजबूत है और आप सीखते रहने का जज्बा रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की उड़ान खुद तय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही दिल को छू लेने वाले और जीवन बदल देने वाले बुक सारांश। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी, एक और नई प्रेरणा के साथ।